हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 5। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये टेस्ट क्लास 12th के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट मीनवाइल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, योर सपोर्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से टेस्ट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स। और हमको पता है कि ई टू द पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल वैल्यूज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव भी आपका पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा, हम बोलेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f is strictly increasing function for all real values of x। वैसे आप लोग e to the power x का ग्राफ भी प्लॉट करके देख सकते हो, y इक्वल टू e to the power x, इसका ग्राफ भी प्लॉट करके देख सकते हो। ग्राफिकली भी ये बात हम आराम से डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। यानी हमें दे रखा है dv अपॉन dt और ये क्यूब का वॉल्यूम है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये आपका यूनिट भी दे रखा है यहाँ पर। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, है ना, वेयर a इज द साइड लेंथ या एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर अगर इसे मैं यूज करूँ तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको दिखेगा। मैंने v की जगह a क्यूब डाल दिया है बच्चों। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको देगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी। नाउ दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। इसे ध्यान रखना, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है बच्चों। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया के लिए अगर मैं यहाँ पर सिंबल यूज करूँ कैपिटल ए, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करूँ सो dA अपॉन डी टी क्या आएगा, 12a इंटू dA अपॉन dt। देखो ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आपको dA अपॉन dt कब निकालना है बच्चों, ये तब निकालना है जब इसका एज लेंथ 12 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर 12 इंटू a की जगह 12 और dA बाई dt की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 8 अपॉन 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से dA अपॉन dt की वैल्यू भी पुट की है और a की जगह 12 सेंटीमीटर भी पुट किया है। इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, ये 12 इंटू 12, न्यूमरेटर में देखो 12 स्क्वायर, नीचे भी 12 स्क्वायर, यानी फाइनली आपको मिलेगा 8 अपॉन 3। अब क्योंकि ये तो एरिया था यानी यहाँ पर यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इफ पॉसिबल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि cos x इस इंटरवल में चलता है, cos x इस इंटरवल में चलता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से इस पूरे में साइन फंक्शन अप्लाई कर दूंगा मैं। तो जैसे ही साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर मिडिल में तो आपका फंक्शन fx बन चुका है, चेक करके देखो। ठीक है बच्चों, और ये साइन 1, तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे। और ये मिडिल में आपका fx तो हो ही गया, और ये साइन 1, इसको डायरेक्टली साइन 1 ही रहने दो।
तो यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू ये मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गई। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ज़रा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो ये तो आपका आ गया माइनस साइन 1, और इसका मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, नाउ दैट विल बी इक्वल टू साइन 1। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, द रेडियस आर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। यानी यहाँ पर आपको इन्होंने दे रखा है dr/dt और यहाँ पर डिक्रीज होने की बात की गई है, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। इट्स हाइट h इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, यानी dh/dt अब ये इंक्रीज की बात कर रहा है, यानी इसको तो हम देखो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, when radius is 3.5 centimeter and height is 6 centimeter, then find the rate of change of the volume of cone। यहाँ पर पाई की ये वैल्यू यूज करनी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन अगर मैं इसे v मानूं तो ये होता है π/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे t के रेस्पेक्ट में, सो dv/dt, ये π/3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट शुरू करो, आर स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखो dh/dt प्लस h बाहर, आर स्क्वायर का करोगे सो 2r dr/dt। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज हमको पता है उनको हम पुट करेंगे। सो ये रहा π/3, यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब हुआ 3.5 का स्क्वायर, dh/dt यानी 3, देखो यहाँ पर चेक करो। ठीक है, 2h का मतलब हुआ 6, r यानी 3.5 और dr/dt यानी -2। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको कैलकुलेट तो करना है, लेकिन मीनवाइल पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो ये 22/7/3 यानी क्या आ जाएगा 22/21, देखो ऐसा। अब इसे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना विद यूनिट्स। ठीक है, चलिए ये काम आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी f'(x). तो ये बनेगा आपका 1/3 इंटू 3x², यानी सिर्फ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर इस x² का करोगे तो -2x और ये +4x यानी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा ही नहीं। तो कैसे होगा, देखो इस पूरे को अगर मैं ऐसे लिखूँ x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एक बार चेक करके देखो, सिंप्लीफाई कर लो, आपको फिर से यही मिलने वाला है ना बच्चों, मिलेगा ना पक्का। अच्छा अब सुनिए, हमें ये तो पता है कि x-1 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे में जैसे ही मैं +3 करूँगा तो ये आपका 3 या 3 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हमारा डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, है ना, f'(x) इज पॉजिटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन ये होगा कि f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू -∞ to ∞। रियल नंबर का इंटरवल यही होता है ना बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे 2 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल राइजेज एट अ फिक्स्ड रेट, यानी सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, यानी dA/dt। वैसे रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, राइजेज बोला हुआ है, सो इट इज इंक्रीजिंग एट अ फिक्स्ड रेट, ऐसा मान लो। ठीक है ना, देन शो दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। अब देखो आपको तो पता होगा a क्या होता है, πr², सर्कल का एरिया। तो यहाँ से अगर मैं dA/dt करूँ, यानी दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें, तो ये बनेगा 2πr dr/dt।
LHS में इसकी जगह k पुट कर दो, तो यहाँ पर k इक्वल्स 2πr dr/dt, यहाँ से dr/dt की वैल्यू निकाल के रख लो। सो dr/dt क्या आएगा बच्चों, k/2πr। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब यहाँ से जरा पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी 2πr, तो यहाँ से अगर तुम अब डेरिवेटिव करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2π dr/dt। तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट का अब यूज़ करो, तो ये बनेगा आपका k/2πr। मैंने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से dr/dt की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बनेगा k/r, 2π तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी dp/dt इज इक्वल टू k/r, जिसे हम कह सकते हैं कि dp/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझे? तो यही तो आपको प्रूव करना था। बस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन 7 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करिए। एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, 4x का 4 माइनस हाफ इंटू 2x, यानी क्या बनेगा, ये सिर्फ x बनेगा। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे, तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स इक्वल्स 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। आप एक बार चेक करके देखो, ठीक है ना, ये आपका इंटरवल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब मैं फंक्शन में x की जगह पे क्या क्या पुट करूँगा। x की जगह पे एक बार हम -2 पुट करके देखेंगे, फिर x की जगह पे हम 4 पुट करके देखेंगे, फिर हम x की जगह पे 9/2 पुट करके देखेंगे अपने फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, f ऑफ x। x की जगह -2 पुट करोगे, ये रहा आपका फंक्शन। -2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू -2 यानी -8, यहाँ पर -1/2 और -2 का स्क्वायर यानी बेसिकली वो प्लस का 4 ही हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, माइनस का 10 बन जाएगा, चेक करके देखो। ठीक है बच्चों, अब x की जगह 4 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 यानी 16, माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 8 आएगा, एक बार चेक करो, तो फाइनली आंसर आपका 8 ही आएगा। अब जरा 9/2 को भी पुट करके देखते हैं। सो 9/2 पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर आपका 4 इंटू 9/2, 4 इंटू 9/2 यानी ये हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस हाफ 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4, यानी ये बनेगा 81/8। फाइनली सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर अब आंसर लिखने वाले हैं, यानी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने का मतलब ये हुआ 144 माइनस 81, दैट मीन्स ये आपका बनेगा 63/8। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी तो ये है और सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है। तो बस यहाँ से आपको इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी मिल गया और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -10 और यहाँ से आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू 8। तो बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो यहाँ पर अगर required point को let the required point on the curve be x, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने हमें बोला हुआ है कि y कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज होगा इट इज़ 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये आपको गिवन है बच्चों। तो अपने कर्व से, यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 6y इक्वल टू x³ + 2, अपने कर्व से आप लोग अब डेरिवेटिव स्टार्ट करिए, यानी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये बनेगा dy/dt, 6 बाहर
ये हो जाएगा 3x² dx अपॉन dt और +2 का तो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से यहाँ पर 6 × 8 dx/dt, समझे या नहीं समझे? ये 3x² और ये आपका dx/dt हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से वैल्यू पुट की है। dx/dt कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको क्या देके जाएगा बच्चों, 3x² = 6 × 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, x² की वैल्यू 16 आ रही है या नहीं चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 4 मिलेगी और x की वैल्यू -4 भी मिलेगी। तो जब x 4 होगा तो y क्या होगा, चलो निकालते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर 4 का क्यूब यानी ये बनेगा आपका 64 + 2 यानी 66/6, दैट मीन्स ये 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -4 डालेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, -4 यानी माइनस का 64, 2 - 64 यानी ये बनेगा माइनस का 62/6 यानी ये बनेगा -31/3, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रिक्वायर्ड पॉइंट्स विल बी x की जगह 4 तो y 11, x की जगह -4 सो y की जगह आपको ये मिला था। ये रहे आपके पॉइंट्स, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इनफैक्ट यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन या तो हम डेरिवेटिव मेथड से करेंगे या फिर बिना डेरिवेटिव के भी कर सकते हैं। सो बिना डेरिवेटिव के कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, डेरिवेटिव से करके इसका सॉल्यूशन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं वेरीफाई कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर ओवर यहाँ पर तो मैं बिना डेरिवेटिव का करके दिखा रहा हूँ, कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है आपको, है ना। इसका हम लोग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा, 4 कॉमन ले लो सबसे पहले। तो जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x², यहाँ पर 1/2x यानी 2/4 है ना, और ये बनेगा आपका 1/4, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम x के कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे विच इज़ हाफ, तो उसका आधा लेंगे यानी 1/4 आएगा। 1/4 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे यानी 1/16 लिखेंगे और -1/16 भी लिखेंगे। तो ये रहा -1/16, ठीक है बच्चों। अब इतने पे फोकस करो, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही चुका है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x + 1/4 का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 3/16। चेक करके देखो, ठीक है बच्चों। जरा 4 को अंदर भेज दो, सो 4 × x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3/4, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखो, हम यहाँ से एक जनरल फैक्ट का यूज करने वाले हैं। जनरल फैक्ट ये कि x + 1/4 का होल स्क्वायर कभी भी हम करेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यूज़, ठीक है। अब अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे में अगर मैं 3/4 ऐड कर दूंगा, अगर इस पूरे में मैंने 3/4 ऐड कर दिया तो इधर भी 3/4 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये क्या है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ योर फंक्शन। समझे या नहीं समझे? ये चीज़ बनी कहाँ से थी बच्चों, ये चीज़ यहाँ से बनी थी, और ये क्या है, आपके फंक्शन fx का उल्टा, रेसिप्रोकल। समझ आया कुछ? तो ये आपका 1/fx है बच्चों, क्लियर है। तो 1/fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। यहाँ से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो fx विल बी लेस देन और इक्वल टू 4/3, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 4/3 होगा। fx विल बी लेस देन और इक्वल टू 4/3 का मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ से आपको इसका मैक्स वैल्यू मिल चुका है। तो मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू 4/3। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है, A ladder 20 meter long has one end on the ground and the other end in contact with a vertical wall.
द लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड एट दिस रेट। देखो यहाँ पर ये आपकी कोई दीवार है, ठीक है, ये आपका वॉल है, इसके ऊपर आपने एक लेडर लगाया हुआ है, सीढ़ी लगाई हुई है, सीढ़ी की लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ एट एनी टाइम टी, ये जो लेडर है ये हमारी दीवार से इतने डिस्टेंस पे होगा, यानी x मीटर डिस्टेंस पे होगा, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड एट दैट टाइम लेडर का जो हाइट है वॉल के ऊपर वो ये होगा y मीटर, ठीक है, यहाँ मीटर लिख दो। तो ये आपका लेडर हो गया ए बी, तो यहाँ पर ए बी तो आपका दे रखा है 20 मीटर, मतलब वो तो फिक्स है। और बाकी चीज़ें मैंने क्या ली हैं, लेट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी द लेडर इज at x meter away from the wall। also यहाँ पर अगर मैं इसको c मानूँ तो यहाँ पर AC आपका हमने y मीटर लिया है, यानी हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल, ठीक है। तो हाइट ऑफ लेडर ऑन वॉल ये मैंने y मीटर लिया है एट एनी टाइम t, किसी गिवन इंस्टेंट पे, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, द लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड एट दिस रेट, यानी यहाँ पर आपको इन्होंने दे रखा है dx अपॉन dt। जब ये स्लिप होगा तो dx अपॉन dt यानी x की वैल्यू बढ़ेगी, तो बेसिकली ये पॉजिटिव आना चाहिए 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। Show that when the lower end of the ladder is at a distance of 16 meter away from the wall, the upper end is moving 4/3 times as faster as the lower end। यानी बेसिकली अगर x की वैल्यू 16 मीटर हो, जब x की वैल्यू 16 मीटर हो तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अपर एंड है यानी dy अपॉन dt इट इज़ मूविंग 4/3 टाइम्स फास्टर एज द लोअर एंड, यानी ये आपको प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एट एनी टाइम t मैं यहाँ पर ये जानता हूँ इस ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, नाउ दैट इज़ योर AC मतलब y स्क्वायर और BC यानी x स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर तुम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये तो 0 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, और फिर ये बनेगा 2x dx अपॉन डी टी। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सो दिस विल बी माइनस 2x अपॉन 2y, यानी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन y ऐसा आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा dx अपॉन dt के साथ, ठीक है। अब जिस मोमेंट पे x की वैल्यू 16 मीटर हो उस मोमेंट पे y क्या होगा बच्चों, तो चलिए काम शुरू करते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। यानी मैं क्या कहूँगा, एट x इक्वल्स 16 मीटर, यहाँ से y कैसे निकलेगा, तो y स्क्वायर विल बी 20 स्क्वायर यानी 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका 16 का स्क्वायर विच इज़ 256। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 144 आएगा, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 12 मीटर्स, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ये रहा x और ये रहा y, और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है dx बाई dt के साथ में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -4/3 इंटू में dx बाई dt, और ये किसके इक्वल है बच्चों, सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt, यानी dy अपॉन dt विल बी चेंजिंग 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज dx बाय dt, समझे। और यही चीज़ तो आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोली गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शो दैट व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द अपर एंड इज मूविंग 4/3 टाइम्स एज फास्टर एज द लोअर एंड, और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की है बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इन दिस गिवन इंटरवल इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, तो चलो काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा, यानी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आपका 2 प्लस कॉस एक्स तो सेम रहेगा, 4 साइन एक्स का करोगे तो ये बनेगा 4 कॉस एक्स,
फिर -4 sin x तो हम बाहर रखेंगे, 2 प्लस cos x का करोगे तो 2 का 0, cos x का माइनस sin x आएगा, यानी ये प्लस sin x इंटू sin x, देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर माइनस में x यानी माइनस का 1 हो जाएगा ये। अब न्यूमरेटर में फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 8 cos x, ठीक है, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x इंटू साइन एक्स, यानी 4 sin स्क्वायर x। इनमें से 4 कॉमन लोगे तो अंदर जो बचेगा ना वो 1 होता है बच्चों, यानी फाइनली आपको मिलेगा 8 cos x प्लस में 4 इंटू 1 अपॉन में क्या है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये -1 तो है ही, यानी अभी यहाँ पर एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है, तो ये आपका आ जाएगा 8 cos x प्लस में 4 माइनस 1 इंटू ये पूरा, तो पूरा मतलब होल स्क्वायर खोल दो और नेगेटिव का ध्यान रखना, यानी ये बनेगा आपका 4 माइनस का 4, फिर माइनस का cos स्क्वायर x और फिर माइनस का 4 cos x, ठीक है। तो फाइनली ये 4 और 4 तो कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा 8 cos x माइनस 4 cos x, यानी ये मिलेगा 4 cos x, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये cos स्क्वायर x, ये भी बचेगा, और डिनोमिनेटर वाला जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक काम करो, पूरे में से cos x कॉमन ले लो ताकि आपको दिखे 4 माइनस cos x अपॉन ये एंटायर डिनोमिनेटर। अब ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होने की वजह से डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 4 माइनस cos x वाला ब्रैकेट ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 वाले इंटरवल में चलती है। इस इंटरवल के बीच में से आप cos x की जगह कुछ भी रख दो, 4 माइनस cos x कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव का साइन बताने का ठेका किसने लिया हुआ है, सिर्फ cos x ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, और ये है आपका 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ cos x इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी चीज़ें 0 हो ही नहीं सकती, कभी नेगेटिव भी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो cos x अगर 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी π/2 एंड 3 π/2, क्योंकि आपके पास जो इंटरवल है ना वो है 0 से 2π। क्वेश्चन में चेक करो, मैंने अंडरलाइन तो किया हुआ है, समझे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से नंबर लाइन बना लेते हैं, तो ये रहा नंबर लाइन, यहाँ 0, यहाँ कहीं π/2, यहाँ कहीं 3 π/2 और यहाँ कहीं 2π। अब 0 से π/2 का मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये वाला ब्रैकेट न्यूमरेटर में जो है और डिनोमिनेटर वाला ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, डेरिवेटिव का साइन सिर्फ cos x डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ये π/2 से 3 π/2 के बीच में से कोई सा भी एंगल x लोगे तो cos x नेगेटिव ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात है ये। फिर 3 π/2 से 2π की बात करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि f' इज लेस देन 0 इन विच इंटरवल, इन द इंटरवल π/2 से 3 π/2। तो इसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से 3 π/2, ठीक है बच्चों। ये तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हुआ। अब जरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी लिख लेते हैं, तो जैसा कि नंबर लाइन में आप देख पा रहे होंगे, आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कहाँ पर हो रहा है बच्चों, इन द इंटरवल 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2π, ठीक है। तो आपका फंक्शन इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्या इंटरवल है बच्चों, 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2π। तो बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 विच इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फ्रॉम CBSE टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन। और ये हमारी मैथ मिशन बुक में भी था, ये क्वेश्चन बुक में पहले था, समझे, उसके बाद टर्म फर्स्ट एग्जाम में आया था। चलिए पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। सम यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड एन इंडस्ट्री, यंग अचीवर्स, फॉर कास्टिंग मेटल इनटू वेरियस शेप्स। They put up an advertisement online stating the same and expecting order to cast metal for toys, sculptures, decorative pieces and more. A group of friends wanted to make innovative toys and hence contacted the young achievers to order them to cast metal into solid half cylinders with a rectangular base and semi-circular ends। इस तरीके से आपके पास ये डायग्राम जो दिया हुआ है इसकी हेल्प से ये MCQs आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द वॉल्यूम V ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये होता है, यहाँ पर है हाफ सिलेंडर, तो यहाँ पर हाफ कर दो। ऑप्शन सी को चेक करिए, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट को देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया S ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। तो यहाँ पर मुझे अब सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया बेसिकली देखो, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना वो तो 2πRH होता है सिलेंडर का, बट ये हाफ सिलेंडर है यानी πRH, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और ये जो बेस में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इसका भी तो एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर देखो लेंथ का काम ये और विड्थ का काम ये करेगा, समझे बच्चों। और यहाँ पर सेमी सर्कुलर एंड्स यानी हाफ πr² प्लस हाफ πr², ये पूरा मिलकर πr² ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से क्या बनेगा देख लेते हैं। ये बनेगा πRH, ये तो ठीक है, ये है आपका 2RH और ये बन जाएगा πr²। ठीक है, अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है जरा देखते हैं। यहाँ पर πRH πr² प्लस 2RH, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर लो। सेकंड पार्ट के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया S कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ V एंड R एज। अब सरफेस एरिया को V और R की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी मुझे H को यहाँ से हटाना है। देखो आपके पास फर्स्ट पार्ट में ये वाला एक्सप्रेशन मिला था, यहाँ से आप चाहो तो H की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2V/πr²। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो यहाँ पर काम शुरू करते हैं। देखो S को हम क्या लिखेंगे, πRH, H क्या है 2V/πr², फिर है 2RH, R ये रहा, H क्या है 2V/πr², और ये πr² तो है ही। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल होंगी उनको कैंसिल कर लेते हैं, जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पर आ गया हूँ मैं, तो S क्या मिलेगा बच्चों, देखो 2 तो पड़ा ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, V भी वहीं रहेगा, पाई कटेगा, नीचे आपको सिर्फ R मिलेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 × 2 यानी 4 और ये V, नीचे पाई रहेगा और एक R कट के आपको ऐसा देगा, और ये आपका πr² तो है ही। बात समझ आई सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से वाला ऑप्शन, तो πr² ये रहा। πr² तो खैर सिर्फ इसी में है, लेकिन अभी ये वाला जो फॉर्म है यहाँ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होके बनेगा या नहीं। तो πr² ये रहा, अब यहाँ पर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2πV प्लस 4V/πr। ठीक है, अब जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये तो आपका πr², यहाँ पर अगर मैं 2V कॉमन लूँगा तो अंदर पाई प्लस 2 और नीचे πr, और ये बिल्कुल आपके ऑप्शन सी से मैचिंग होता हुआ दिख गया, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका S का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है, तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V द टोटल सरफेस एरिया S इज मिनिमम, यानी S को आपको मिनिमाइज करना है। तो चलो इसका डेरिवेटिव शुरू कर लो, यहीं पर स्टार्ट कर लो। ds/dr, ये बनेगा 2πr। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2V पाई प्लस 2/π, ये तो कांस्टेंट है, नीचे R है,
कहने का मतलब ये बनने वाला है 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई और ये आर स्क्वायर माइनस में पहले ही लगा चुका हूँ, समझे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आपका मन करे तो आप डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो डबल डेरिवेटिव निकालने से आप बच सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ये पता करना था कि एस मिनिमम कब होगा, इसके लिए तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना ही पड़ेगा। तो चलो ये काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये रहा 2 पाई आर माइनस 2v, ये आपका पाई प्लस 2 और नीचे है आपका पाई आर स्क्वायर, ये पूरा 0 के इक्वल। चलिए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये बनेगा 2 पाई, एक पाई और आएगा, और r इंटू आर स्क्वायर यानी आर क्यूब माइनस 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको हटा दो। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से आपको मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू v इंटू पाई प्लस 2। समझे, साइड चेंज करोगे तो आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है पाई स्क्वायर आर क्यूब पाई प्लस 2 इंटू वी, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए फोर्थ पार्ट का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप चाहो ना तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद डबल डेरिवेटिव में जब यहाँ पर पुट करोगे ना आर की इस वैल्यू को, तो डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आना चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताना। डबल डेरिवेटिव क्यों नहीं निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब तो निकालना पड़ेगा ना। तो मुझे इस बात का आंसर देना कि जो आर की वैल्यू आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने के बाद, उस आर की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में अगर हम पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, द रेशो h रेशो 2r फॉर s टू बी मिनिमम विल बी इक्वल टू। देखो ध्यान से मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको देखो ये वाला रिलेशन मिला था v इक्वल्स पाई बाई 2 आर स्क्वायर h। ध्यान रखना इसका, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिफ्थ पार्ट के लिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई आपका v क्या है, पाई बाई 2 आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग अपने रिजल्ट तक कैसे पहुँचेंगे ध्यान से सुनना। अभी आपने फोर्थ पार्ट में एक रिलेशन ऑब्टेन किया है, दैट इज पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू वी इंटू पाई प्लस 2। दिखा आपको, देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ज़रा आप इस वैल्यू को पुट कर दो, यानी v की वैल्यू को। तो ये है आपका पाई स्क्वायर, ये है आपका आर क्यूब, v की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये पाई प्लस 2 तो है ही, और नीचे भी 2 था भाई, उसको मत भूलना। ठीक है, दोनों तरफ क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं बच्चों, देखो ये पाई तो कटेगा, ये पाई तो कटेगा, यहाँ पर सिर्फ एक पाई बचेगा। ये आर स्क्वायर भी कटेगा, यहाँ पर सिर्फ एक आर बचेगा। कुछ समझे, यहाँ से पाई गया, आर स्क्वायर भी गया, यहाँ पर आपको h मिलेगा, नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर ये पाई प्लस 2 ब्रैकेट वाला तो बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको जो रेशो निकालना है ना वो h अपॉन 2r ऐसे निकालना होगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों तरफ 2r से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये पाई बचेगा, यहाँ पर h अपॉन 2r, और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज़। तो बस यहाँ से h अपॉन 2r की वैल्यू आ गई पाई अपॉन पाई प्लस 2, यानी रेशो की वैल्यू आ जाएगी h रेशो 2r विल बी इक्वल टू पाई रेशो पाई प्लस 2। तो पाई रेशो पाई प्लस 2 ये कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हो, यानी फिफ्थ का ऑप्शन डी सही हो गया है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हम ATS 5 का सॉल्यूशन अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।